Hello my dear students, first of all I welcome to all of you in your favorite YouTube channel, The Physics Time. So I also would like to say to all of you good morning, good evening, good afternoon whenever you watching me. So let's start today's topic. अपना आज का टॉपिक क्या है? आज हम क्लास 10th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है ना, उनको हम अच्छी तरह से जानते हैं. जैसे हमारा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, रेफ्रिजरेटर एंड अदर थिंग्स विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है ना. यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हो अगर हमारे घर में अगर 1-2 दिन अगर इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो हमारा क्या हाल होगा. हमारा इन्वर्टर जो है उसका चार्ज ख़त्म हो जाएगा, इन्वर्टर की बैटरी जो डाउन हो जाएगी, हमारा मोबाइल, हमारा लैपटॉप, कंप्यूटर कुछ भी हमारा काम नहीं कर पाएगा, ठीक है ना. सो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हमारा बेसिक क्या है आज इलेक्ट्रिसिटी. हमने इलेक्ट्रिसिटी को समझना है. इफ़ यू वांट इलेक्ट्रिसिटी देन यू फर्स्ट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक चार्जेस. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं, ठीक है ना. सो सबसे पहले किसको समझेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है भाई? सो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मॉडर्न टाइम में इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है आज के लिए, ठीक है ना. हमारी इंडस्ट्रीज जो मशीन्स हैं जितनी भी, या जो रेलगाड़ियां हैं, उनका इंजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है, ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट सोर्स जो है वो कैसे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी एक वायर में कैसे चलती है, तो उसके पीछे का कोज क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के पीछे का कोज क्या है, तो वो हम पढ़ेंगे आज. तो इलेक्ट्रिसिटी को अगर हमने बहुत डिटेल में अगर पढ़ना है, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानना है तो हमें सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में. व्हाट इज चार्ज? सो मेन चार्ज के बारे में मैं आपको बता दूंगा. अगर आप डीपली चार्ज को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि चार्ज क्या है, अगर एक्चुअल में आप रियल में आप इसको समझना चाहते हैं, तो क्लास 12th का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रोडक्शन वीडियो जो है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा नीचे, वो आप क्लिक करके आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हो. मैं सिर्फ मैंने बताऊँगा यहाँ पे, ठीक है. व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज? चार्ज क्या है, जैसे आपने देखा होगा अगर आप एक पेन को या कॉम को जब आप बालों में रब करते हो, ड्राई हेयर्स में आप जब रब करते हो, तो आपने कुछ ऐसा फिनोमेना देखा होगा, ठीक है ना. या फिर आपने बारिश के टाइम पे आपने आकाश में बिजली भी चमकती हुई देखी होगी, लाइटनिंग जिसको बोलते हैं. तो ये सब फिनोमेना जो हैं ये क्यों हो रहे थे, लोग इसके पीछे का रीज़न जानना चाहते थे. तो आज तो हम जानते हैं इन सभी के पीछे का रीज़न क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज. हाँ भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज ही है ये सारा. जब आप पेन को या फिर कॉम को बालों में रब करके पेपर ऑफ पीसेस के पास लेके जाते हो, फीदर्स के पास लेके जाते हो, तो ये उनको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. ऐसा करने से क्या हो जाता है, तो हम ये बोलते हैं कि उसके ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है. चार्ज कैसे आता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, बाय रबिंग. ठीक है ना. इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे आता है, दो चीज़ों को जब आप रब करते हो तो उनके पास एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है जिसके कारण वो फीदर्स को, छोटे छोटे पंख के टुकड़ों को, या फिर छोटे छोटे पेपर और पीसेस को क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगती हैं. अब आप पूछोगे सर क्या दोनों के ऊपर चार्ज आता है? हाँ बिल्कुल. आप अगर दो चीज़ों को रब करोगे तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है. ध्यान से सुनो, अगर आप दो चीज़ों को रब कर रहे हो ऐसे, तो दोनों के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है. सेम अमाउंट में, जितना इसके ऊपर पॉजिटिव उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव. हम टाइप्स ऑफ चार्जेस भी देखेंगे कि इतने टाइप के होते हैं. मान लीजिए आप जितना इसके ऊपर पॉजिटिव उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है. अभी आपको पता है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो बाय रबिंग ये चार्ज आता है. ऐसा होता क्या है कि जब हम दो चीज़ों को आपस में रब करते हैं, तो उनके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है. ऐसा क्यों होता है कि वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, ठीक है ना. हम जब
शादी या पार्टी में गए हों तो हमने ये फिनोमेना देखा है। क्या करके देखा है? जब हम एक बलून को ऐसे फुला करके हम अगर बालों में रब करके फिर अगर दीवार पे ऐसे चिपका देते हैं तो वो चिपका रहता है। ऐसा क्यों होता है कि वो चिपक जाता है? ऐसा करने से क्या होता है? सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ऐसा करने से होता क्या है, क्यों आ जाता है ये चार्ज? तो उसका रीज़न मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। सारी की सारी चीज़ें इस दुनिया में किससे बनी हुई हैं? एटम से मिलके बनी हुई हैं। चाहे आप कंघा ले लीजिए, आपका कॉम या फिर आपका पेन, ठीक है, आपके हेयर्स, हमारी बॉडी, सब कुछ, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है सर? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ चौक को, तो यहाँ चौक का एक पार्टिकल उड़ता हुआ दिखाई देता है मेरे को। तुम्हारे को तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि आप ज़्यादा दूर हो जाते हो बोर्ड से। तो यहाँ पे जब मैं ऐसे रब करता हूँ तो मेरे को एक चौक पार्टिकल ऐसे उड़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। आप उस चौक पार्टिकल को पकड़िए, उसको तोड़ते जाइए और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आए जहाँ पे उसको फर्दर डिवाइड करना क्या हो जाए? इम्पॉसिबल। फर्दर तोड़ना क्या हो जाए? इम्पॉसिबल। आप ये कह सकते हो हम उसको आगे न तोड़ पाएँ, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, एक चौक पार्टिकल उठाया हमने, उसको तोड़ते चले गए, ठीक है। और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आए जिस पे वो टूटना बंद हो जाए, तो वो स्टेज क्या कहलाएगी? उसकी एटम कहलाएगी भी, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा क्या कहलाएगा? एटम। इस चौक का, ठीक है, रेत के कण का, या हमारा सबसे छोटा हिस्सा जिससे हम मिल के बने हुए हैं, बायोलॉजी में उसको क्या कहते हैं? सेल्स बोली जाती हैं वो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए, एटम, ठीक है। अब एटम के बारे में क्या क्या सोचा जा रहा है? एटम के अंदर है क्या ऐसा? तो एटम के अंदर जब देखा गया कि यहाँ पे तो पहले क्या माना गया था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। बाद में जब और ज़्यादा डिस्कवरीज बढ़ी आगे तो ये पता चला कि एटम के अंदर उससे भी और छोटी चीज़ें हैं। क्या क्या है? मान लीजिए ये एटम, ठीक है ना। ये पता चला कि एटम के अंदर सेंटर में कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस होगा भाई, यहाँ पे न्यूक्लियस बोला जाता है ये सेंटर, जहाँ पे कौन होगा? पॉजिटिव चार्ज। और बाहर इसके चारों तरफ कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। बाहर पॉजिटिव चार्ज है सेंटर में, और सेल्स में, ऑर्बिट्स में कह सकते हो आप, कौन घूम रहे हैं? कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट में ये पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो जिसके ऊपर भी होता है, जिस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको क्या बोला जाएगा? प्रोटॉन। याद रखना, प्रोटॉन। और जिस पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कितना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ साथ ही। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम यूनिट है भाई, ठीक है ना। चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। जैसे मास, ठीक है, मास की यूनिट क्या होती है? केजी। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। वैसे ही कूलम बताऊंगा कि इसके ऑनर में हमने बनाई थी, कूलम ही क्यों रखी हमने, ठीक है। तो प्रोटॉन के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज होता है भाई, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही सेम अमाउंट में कितना चार्ज होता है? माइनस का, नेगेटिव चार्ज। 10⁻⁻19। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, 10⁻⁻19 इतना। तो यहाँ पे डिस्कवरी होती है कि अगर न्यूक्लियस में बहुत ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो सेम नेचर का जो चार्ज होगा, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन और ये दूसरा प्रोटॉन, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, ठीक है ना। सेम नेचर का चार्ज क्या करेगा? रिपेल करेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है ना, रिपेल करेंगे। और अपोजिट नेचर के चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये कहा गया कि यहाँ पे न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज जो है वो बंधा कैसे रहता है? तो ये कहा गया कि उनको बांधने के लिए यहाँ पे नेचर ने क्या डाल दिए? न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल, नो चार्ज।
तो याद रखो न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल चार्ज। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, एटम में उससे भी छोटे और पार्टिकल्स मिल गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के हिस्से ये क्या बोले जाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन मीन्स न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, ठीक है, यानी कि जीरो चार्ज। याद रखना जीरो चार्ज है भाई, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर। तो मैं आपको वो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हम एक चीज़ को रब करके लेके जाते हैं तब अट्रैक्ट करता है। बिना रब किए हुए मैंने इस पेन को, मान ले पेन है और मैंने बिना रब किए इसको पेपर पीसेस के पास लेके गया तो अट्रैक्ट नहीं किया, और जब रब किया तो रब करने पे ऐसा क्या हो गया कि ये पेपर पीसेस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। उसी के लिए मैंने आपको ये स्टोरी बताई है, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। मैंने कहा ना, इस सारा का सारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे रखा है। कहाँ पे? 12th क्लास का वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जो ये बताती है कि एक एटम न्यूट्रल रहता है। कोई भी एटम जो है वो न्यूट्रल रहेगा, उसके ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? जीरो। अब नेट चार्ज जीरो, आप तो कह रहे थे इसमें प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आता है। चार्ज, ये सिस्टम समझ में नहीं आया सर। क्यों नहीं आया भाई जितने प्रोटॉन होते हैं, मान लीजिए इसमें 20 प्रोटॉन हैं और 20 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। तो क्या चार्ज नहीं है इसमें? चार्ज है भाई। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों का नेट क्या हो जाता है? जीरो। नेट यहाँ पे क्या हो जाता है? जीरो। नेट चार्ज जीरो रहता है तब ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। और जब नेट चार्ज रहेगा उस एटम के ऊपर तो वो एटम क्या बोला जाएगा? न्यूट्रल बोला जाएगा भाई। किसी चीज़ को न तो अट्रैक्ट करेगा ना रिपेल करेगा, सीधी बात, अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल रहेगा वो, नेट चार्ज जीरो। तो अट्रैक्ट कैसे करता है? अट्रैक्ट ऐसे करता है भाई, जब आप इसको किसी दूसरी चीज़ के साथ रब करते हो। मान लीजिए इसको आपने किसी दूसरी चीज़ के साथ रब किया, ये एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हो। देखो एक बार, एक ये एटम है, ठीक है, एक ये एटम है और एक दूसरा एटम है भाई, क्योंकि एटम्स जुड़ के कोई भी चीज़ बनती है, ठीक है। मान लीजिए एटम्स जुड़ के तो कॉम बनता है, पेन बनता है, और एटम जुड़ के क्या बनते हैं? अपने हेयर्स बनते हैं, ठीक है। सो ये हेयर क्या आइटम है मान लीजिए, ठीक है, मान रहे हैं हम सिर्फ। बीच में कौन होगा? सेंटर में न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर सेल्स में कौन घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने अभी भी बताया, मान लीजिए इसमें 20 प्रोटॉन है यहाँ पे न्यूक्लियस में और 20 ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर नेट चार्ज कितना रहेगा? जीरो। 20 प्रोटॉन और 20 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे का चार्ज क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, इसलिए नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, इसका नेट भी क्या रहेगा? नेट चार्ज क्या रहेगा? इसका भी जीरो। और इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका नेट चार्ज भी क्या रहेगा? जीरो। इसलिए बिना रब किए कोई भी पेन जो है वो किसी को नहीं उठाता, किसी पेपर और पीसेस को या फीदर्स को, तो हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रल है वो, ठीक है। रब करेंगे तो क्या होगा? मान लीजिए ये कॉम का एटम है और ये हेयर, जब आप कॉम को हेयर के साथ रब करते हो तो क्या हो जाता है? देखिए एक बार क्या होगा, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन टूटेंगे। दो चीज़ों को रब करेंगे, दो चीज़ों को रब करने से क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, ट्रांसफ़र होके टूट के इधर आ जाएगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो इसमें पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे? 20। एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 21 इलेक्ट्रॉन हो गए भाई इसमें। और प्रोटॉन तो पहले कितने थे? प्रोटॉन कितने थे? 20 प्रोटॉन ही थे और 21 क्या थे? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अभी बैलेंस है क्या दोनों? नहीं, बैलेंस नहीं है। यहाँ पे तो 20 है और यहाँ पे एक ज़्यादा कौन है? एक्सेस चार्ज कौन सा है? नेगेटिव या पॉजिटिव? ज़्यादा अधिकता किस चार्ज की है?
एक इलेक्ट्रॉन की। सो इसके ऊपर नेट चार्ज -1 हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण? एक इलेक्ट्रॉन के कारण। समझिए इस चीज़ को। कॉम्ब के ऊपर क्या आ गया, अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया ट्रांसफ़र होके, टूट के बोल देंगे, या टूट के यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो अधिकता जिस चार्ज की होगी वो चार्ज उसमें आएगा। 20 प्रोटॉन थे, अब 21 इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज ज़्यादा आ गया, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, अभी नेट चार्ज 0 नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसलिए नेट चार्ज अब कितना हो गया, -1, -1, ठीक है ना। किसके कारण होता है पता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस कंडीशन को, 10 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब देखिए 10 प्रोटॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, अब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 9 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या अभी बैलेंस है? नहीं, बैलेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे कितना चार्ज है? तो भाई अधिकता किस चार्ज की है? अधिकता कौन है अधिक चार्ज? अधिक है एक प्रोटॉन, और यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स और 9 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। तो एक प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा है, 1 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है भाई। तो कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और हेयर्स के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। ये है भाई। अब ऐसे जब इन इक्वलिटी ऑफ चार्जेज होगी, चार्ज कैसे आता है आपसे पूछा जाए, चार्ज कैसे आता है? बाय इन इक्वलिटी ऑफ द चार्जेज। इक्वलिटी जब तक रहती है तब तक नेट चार्ज क्या रहता है उसका? 0। तब चार्ज नहीं माना जाता, मतलब वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता। जब इन इक्वलिटी हो जाएगी, चार्जेज की इन इक्वलिटी, तब उसके ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो चीज़ों को अगर आप रब कर रहे हो तो ये सेम अमाउंट में चार्ज होंगी। अगर इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएं, देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स टूट के यहाँ पे आ गए, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 22 इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है। तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया? 2 नेगेटिव चार्ज है ये, ठीक है ना, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया था पहले, अब एक इलेक्ट्रॉन और कम हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना चार्ज आ गया इसके ऊपर? चार्ज आ गया इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है ना। इसके ऊपर कितना है? 2 नेगेटिव। तो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों को आप रब करते हो तो सेम अमाउंट में चार्ज होती हैं, दोनों ही चीज़ें चार्ज होंगी, कॉम्ब भी चार्ज होगा और हेयर भी चार्ज होगी, ठीक है ना। तो एक के ऊपर जितना पॉजिटिव होता है दूसरे के ऊपर उतना ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है भाई, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर कि जो ये पंख हैं या फिर जो छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेज हैं वो तो चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैसे होता है भाई? मान ले दो चीज़ें चार्ज होती हैं, वो तो चलो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पेपर है, एक कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है ना, या फीदर है, पंख है, जब हम कॉम्ब को इसके पास लेके जाते हैं तो ये जो कॉम्ब है ये इसको चिपका लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। फीदर है, चाहे छोटी छोटी फीदर्स हैं, ठीक है, या फिर आप क्या मान सकते हो, छोटे छोटे पेपर ऑफ पीसेस। तो ये क्या चार्ज होता है? ये ऑब्जेक्ट तो चार्ज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ये कॉम्ब अट्रैक्ट कर लेता है, फीदर है, ठीक है। क्यों अट्रैक्ट कर लेता है? क्या ये भी चार्ज है? नहीं, ये ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी अट्रैक्ट होता है। क्यों अट्रैक्ट होता है देख लीजिए एक बार एग्जाम्पल। मान लीजिए कॉम्ब जो है, कॉम्ब के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, हम कहते हैं कि कॉम्ब के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, मान लीजिए। तो कॉम्ब का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस ऑब्जेक्ट में से किस चार्ज को खींचेगा? देखिए ये भी एटम से मिलकर बना हुआ है, इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हैं भाई उतने ही क्या हैं? नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है ना। 5 पॉजिटिव हैं अगर इसमें तो 5 नेगेटिव, इसलिए इसका नेट चार्ज कितना है? 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये नेगेटिव चार्ज इस कॉम्ब के ऊपर है तो ये किसको खींचेगा? नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, या फिर नेगेटिव को खींचेगा? किसको खींचेगा भाई? तो ये नेगेटिव जो है वो किसको खींचेगा? ये इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव चार्ज को खींच लेगा और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज रिपेल होके नीचे वाली साइड आ जाएगा और अपने आप चिपक जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। चीज़ ऐसा समझ में, तो चीज़ें ऐसे चिपकती हैं,
एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, उसके फीदर्स या फिर पेपर ऑफ पीसेस ऐसे चिपकती हैं, ऐसे अट्रैक्ट होती हैं, ठीक है ना। तो ये है चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास एक ऐसी विशेषता आ जाना जिसके कारण वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या अप्लाई कर सके, फोर्स अप्लाई कर सके, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये चार्ज है भाई, ठीक है ना। तो मैं अगर ये कहूँ कि ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के कारण ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनती है, या फिर मैं इस चार्ज को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो गलत नहीं होगा। इस चार्ज के कारण ही आज जो हम मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं वो पॉसिबल है। अगर ये चार्ज नहीं होता तो मॉडर्न लाइफ कभी भी पॉसिबल नहीं होती। आपका टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें इस चार्ज से ही चल रही हैं। सो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है इस चार्ज को समझना कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, ठीक है ना। ये होता है चार्ज। हर एक बॉडी में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और उतना ही नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे या फिर नेगेटिव चार्ज। चार्ज के कितने टाइप होते हैं? दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव। और कोई भी बॉडी अगर आप उठाते हो इस दुनिया में, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव, इसलिए उसका नेट चार्ज क्या रहता है? जीरो। वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाती। तो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रब करना पड़ेगा। रब करके फिर क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसके होंगे? ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? सर इसके इलेक्ट्रॉन ही क्यों आए यहाँ पे? भाई हेयर के इलेक्ट्रॉन ही क्यों टूटे? भाई कॉम्ब में से तो इलेक्ट्रॉन जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे? भाई आंसर क्या है कि जिसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसके लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो टूटेंगे भाई, ठीक है ना। जिसके लूजली बाउंड होंगे वो टूटेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक एटम है, ठीक है, और यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव चार्ज है और 2 ही क्या है मान रहे हैं? निगेटिव चार्ज, ठीक है। एटम के सेंटर में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। और ये सेल्स में कौन घूमते हैं फिर? इलेक्ट्रॉन्स मान रहे हैं हम, ठीक है। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इनके बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाता है। इनका जो डिस्टेंस है वो कम है। शुरू वाली सेल जो होती है ना एटम की, बहुत सारी देखो एक बार डिटेल में समझाता हूँ मैं आपको। एक एटम के सेंटर में पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और बाहर सेल्स में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी सेल में कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। तीसरी सेल में कितने हो सकते हैं भाई? 18 हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं। तो इन सेल्स का नाम भी रखा गया है। पहले 4th सेल के ऊपर आते हैं। 4th सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एटम के अंदर ये कंडीशन है, ठीक है। अब ये वाली जो पहली सेल है के सेल, दूसरी सेल एल सेल, तीसरी सेल, थर्ड सेल जो है वो एम, और 4th सेल क्या है? एन सेल, ठीक है, के एल एम एन। अब देखिए अगर यहाँ मान लीजिए 2 प्रोटॉन हैं और 2 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम, और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे अगर मान रहे हैं हम 7 प्रोटॉन हैं, 7 प्रोटॉन हैं, ठीक है, 7 प्रोटॉन हैं। अब देखिए 2 से ज़्यादा इसमें नहीं भरे जा सकते, 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 2 इसमें भर दिए, अब कितने बच गए? 5। 7 तो प्रोटॉन और 7 ही क्या हैं? इलेक्ट्रॉन। तो दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे? 5, ठीक है ना। तो अब ये जो हैं ये थोड़े से कमज़ोर पड़ जाएंगे, ठीक है। अब ये अगर लूजली बाउंड है, यहाँ पे किसी दूसरी चीज़ को अब हम रब कर रहे हैं जिसमें सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसके साथ अगर हम 7 वाले को रब कर रहे हैं तो ये लूजली बाउंड माने जाते हैं। मान रहे हैं हम कि ये लूजली बाउंड हैं, लूजली बाउंड हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? यहाँ से जब हम इनको एनर्जी देंगे, थोड़ी सी एनर्जी देंगे, तो ये थोड़ा सा ऑर्बिट बढ़ाएंगे ऐसा और इसको छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। सेम वैसी सिचुएशन समझ सकते हो आप। कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के चारों ओर घूम रहा है तो उसको अगर आप एनर्जी दोगे तो उसका ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा
और वर्थ को छोड़ के निकल जाएगा, वैसी सिचुएशन है ये। तो इनको एनर्जी देते हैं हम रबिंग से। रबिंग में ऐसा क्या होता है भाई, रबिंग में एनर्जी देते हैं हम इनको, चाहे हीट एनर्जी दें, हम कैसी भी एनर्जी दें। रब करने से आपको पता है 2 चीज़ों को रब करते हो क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, तो एनर्जी मिलेगी और ये एटम को छोड़ के भाग जाएंगे। तो जिसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आ गए, जिसके इलेक्ट्रॉन निकल गए उसके पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है समझने की। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, देखो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कितने टाइप की होती है। तो एक बार कंडक्टर और इंसुलेटर अगर आपको समझ में आया हो तो, कंडक्टर जानते हो क्या कि कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर के बारे में जानते हो आप, इंसुलेटर के बारे में भी जानते हो। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमने क्लासिफाई किए, इस दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं और कुछ नहीं करवाते। उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया कि 2 टाइप के मटेरियल हैं इस दुनिया में, कुछ कंडक्टर हैं और कुछ क्या हैं, इंसुलेटर्स। मान लीजिए ये एक मटेरियल है, ठीक है ना, इसके ऊपर चार्ज आ जाता है, देखिए चार्ज, यहाँ पे चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि सेम नेचर का चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अगर रिपेल करेगा तो रिपेल करके ये यहाँ पे जाना चाहेगा, ये चार्ज यहाँ पे जाना चाहेगा, क्योंकि ये सारे 1 2 3 मिल के इसको क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो ये यहाँ से यहाँ जाना चाहेगा। तो अगर चलता है इसके ऊपर चार्ज, अगर चार्ज इसके ऊपर चलेगा तो ये क्या कहलाएगा, कंडक्टर, ठीक है ना। चार्ज को अलाउ करे चलने के लिए तो वो क्या बोला जाएगा, कंडक्टर। अगर चार्ज एक जगह पे टिका रहेगा, एक जगह पे अगर चार्ज टिका रहेगा तो ये क्या बोला जाएगा, चार्ज अगर चल नहीं रहा है तो वो क्या है, इंसुलेटर, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया, इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाई किया कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है चार्ज के बेसिस पे। चार्ज अगर चलेगा, चार्ज अगर रुका रहेगा, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है, देखो इलेक्ट्रिसिटी 2 टाइप की होती है। एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी होती है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ देखी, अभी तो देखी हमने, अभी तो पढ़ी है। कॉम्ब को बालों में रब किया तो उसने पेपर और पीसेस को अट्रैक्ट किया। कॉम्ब क्या है वहाँ पे, कॉम्ब क्या है, इंसुलेटर, याद रखिए कॉम्ब क्या है, इंसुलेटर। तो उसके ऊपर चार्ज जहाँ पे आ जाता है, जहाँ से हमने उसको रब किया था वहीं चार्ज आएगा, उतने हिस्से पर ही चार्ज आएगा। याद रखियो 2 चीज़ों को अगर आप रब कर रहे हो तो जितने हिस्से को आप रब कर रहे हो 2 चीज़ों के, उतने हिस्से पर ही क्या आएगा, चार्ज। ये नहीं कि पूरी बॉडी के ऊपर चार्ज आएगा, नहीं। अगर आपने इतने हिस्से को रब किया 2 चीज़ों के तो उतना हिस्सा ही चार्ज होगा, बाकी का हिस्सा अनचार्ज रहेगा, क्योंकि चार्ज चल के आ नहीं सकता। कॉम्ब क्या है, इंसुलेटर, पूरा चार्ज नहीं होगा जितने के आप रब करोगे। मान लीजिए कॉम्ब जो है, एक कॉम्ब को आपने सिर्फ इतना ही रब किया, इतना हिस्सा ही उसका रब हुआ, तो पूरे कॉम्ब जो है उसके ऊपर चार्ज थोड़ी ना आएगा, सिर्फ इतना हिस्सा ही चार्ज होगा भाई। और ये चार्ज इसके ऊपर चल नहीं सकता कि ये यहाँ से होते यहाँ आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा, चल के ऐसे आ जाए। तो जहाँ पे चार्ज स्टैटिक रहता है, देखिए चार्ज क्या रहता है यहाँ पे, स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या है भाई, स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, रुका रहता है। जहाँ पे एट रेस्ट रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं भाई। इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोला जाएगा। कुछ आया समझ में, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। क्लाउड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं, यस, इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में आपने देखा होगा कि
क्लाउड जो हैं वहाँ पे लाइटनिंग आपको दिखाई देती है, चमक आपको दिखाई देती है। उस चमक का कोज क्या है, उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आती है भाई, ठीक है ना। अब आप कहोगे सर वहाँ पे कैसे आई? तो भैया आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। जो यहाँ से जो पानी एवोपरेट होके ऊपर गया, वाटर एवोपरेट होके ऊपर जाता है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है? ज़्यादा। जैसे एटमॉस्फेयर में ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, गिरता चला जाएगा। टेम्परेचर अगर गिरता चला गया तो यहाँ से जो भाप उड़ी है वो स्पीकन कह सकते हो आप, एवोपरेशन कह सकते हो। यहाँ से जो एवोपरेट हुआ है वाटर, वो ऊपर गया और वहाँ पे कंडेंस फॉर्म में हो गया, जम गया, आप ये कह सकते हो। वहाँ पे जाके जम गया और छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े वहाँ पे बन जाते हैं क्लाउड्स में, और ऐसे क्लाउड बनते हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होने के कारण क्लाउड्स में पानी जो है ऐसे वाइब्रेट होके जुड़ता रहता है, और वो अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज हो जाता है तो ग्रेविटी का फोर्स लगता है और नीचे की तरफ ऐसे गिरने लगता है, और अर्थ तक आते आते वो छोटा बर्फ़ का टुकड़ा फिर वापस पिघल जाता है और क्या बन जाती है कि ड्रॉप, बूंद, ठीक है, लिक्विड, जिसको आप क्या कहते हो? बारिश। तो ऐसे बारिश होती है। तो मैं कहा था, मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब पानी जो है एवोपरेट होके ऊपर उड़ता है तो यहाँ से पानी ऊपर गया और छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स, बर्फ़ के क्रिस्टल्स बोले जाते हैं, छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़ों में ये जो है वहाँ पे जमा हो जाता है क्लाउड्स में वाटर, बहुत छोटे छोटे टुकड़े। तो जब हवा चलती है, एयर बहुत तेज़ स्पीड से चलती है वहाँ पे, तो एयर जो है यहाँ स्ट्राइक करती है। रबिंग में आपको पता है क्या आ जाता है? इनके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। और जो लाइटनिंग हमारे को दिखाई देती है वो क्या कहलाती है? डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का क्या हो रहा है वहाँ पे? डिस्चार्ज हो रहा है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास लाते हो, मान लीजिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। जब आप दोनों को पास लेके आते हो, जब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। दोनों को मिलाने पे इनका चार्ज वापस क्या हो जाएगा? 0, यानी कि न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो ये डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इस डिस्चार्जिंग में यहाँ पे छोटा सा स्पार्क प्रोड्यूस होगा। अगर कम अमाउंट में चार्ज आए, थोड़ी सी अमाउंट में चार्ज है, तो हम दो चीज़ों को रब कर रहे हैं उनके ऊपर, तो छोटा सा स्पार्क, बहुत छोटा सा स्पार्क हमारे को यहाँ दिखाई देगा। थोड़ी सी चमक भी दिखाई देगी, थोड़ा सा साउंड, चट की आवाज़ भी आएगी। ये क्या है? ये है डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यस, डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है भाई ये। तो लाइटनिंग जो हमारे को आकाश में दिखाई देती है, जिसको हम आकाशीय बिजली बोलते हैं, दैट इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक चार्ज आता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, रब करने से क्या आता है? चार्ज आता है, और उसकी उल्टी प्रोसेस क्या होती है? डिस्चार्ज होना। आप सोच सकते हो बैटरी को आप क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, और फिर बाद में क्या बोला जाता है? वो क्या होगी? डिस्चार्ज होगी। तो चार्ज की उल्टी प्रोसेस क्या रहेगी? डिस्चार्ज होना, ठीक है। सो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। वो डिस्चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज होता है? तो एक बार समझ लीजिए सिर्फ 2 मिनट में कि डिस्चार्ज जो है क्लाउड्स में, क्लाउड्स के अंदर जो डिस्चार्ज है, क्लाउड्स के अंदर को जो डिस्चार्ज है वो कितने टाइप का होता है भाई? वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। पहला क्या है? इंटर क्लाउडिंग डिस्चार्ज। इंटर क्लाउडिंग डिस्चार्ज। सेकेंड टाइप क्या है? क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज, ठीक है ना। और तीसरा टाइप क्या है? क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज।
ये तीनों हम देखते हैं इन रेनी सीजन, रेनी टाइम्स, ड्यूरिंग द रेनी टाइम्स। देखो इंटर क्लाउडिंग डिस्चार्ज क्या होता है, एक क्लाउड में अगर दो चार्ज आ जाते हैं, आते हैं, ठीक है ना, तो दो टाइप का अगर चार्ज आ जाता है क्लाउड में ऊपर अगर पॉजिटिव मान लीजिए, नीचे क्या रहता है नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव में क्या हो जाए, एक क्लाउड के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो क्लाउड के अंदर ही चमक हमारे को दिखाई देती है। क्लाउड के अंदर देखा हो अगर आपने बारिश के टाइम पे, तो क्लाउड जो है वहाँ पे रोशनी दिखाई देती है, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, इंटर क्लाउडिंग डिस्चार्ज। एक ही क्लाउड के अंदर चार्ज आना और उसका डिस्चार्ज होना इंटर क्लाउडिंग डिस्चार्ज बोला जाएगा। क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज, जैसे एक क्लाउड जो है वो अपोजिट नेचर का चार्ज आया, मान ले पॉजिटिव इसके ऊपर, दूसरा क्लाउड आया इसके नीचे, इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। तो जब ये एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है, या थोड़ा दूर होते हैं, कुछ भी आप सोच सकते हो, तो ये एक दूसरे को क्या करें, अगर अट्रैक्ट करें इनके चार्जेस, तो अगर डिस्चार्ज हो जाए तो क्लाउड से क्लाउड के बीच में हमारे को ऐसे तार सा दिखाई देता है, बिजली का चमक दिखाई देते हैं वहाँ पे, एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड तक। तो वो क्लाउड से क्लाउड के बीच में जो चार्ज का डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज होना, वो क्या बोला जाएगा, क्लाउड टू क्लाउड डिस्चार्ज। क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज, यस, ये भी देखते हैं हम कि जब धरती पर बिजली गिरती है कई बार बारिश के टाइम पे, तो जो क्लाउड है वहाँ से हमारे को ऐसे एक आती हुई दिखाई देगी, ऐसे तार सा बिजली का, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो, ये आपने देखा हुआ है। तो ये क्या बोला जाता है, ये क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज बोला जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है भाई क्योंकि ये माना जाता है कि क्लाउड के निचले हिस्से में क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, ऐसा मानते हैं। और ग्राउंड जो होता है ना, ग्राउंड, ये मान लीजिए ग्राउंड है, अर्थ, ठीक है, अर्थ के ऊपर ये किसको ढूंढेगा, पॉजिटिव चार्ज को ढूंढेगा भाई, ऐसा माना जाता है। आप सोचिए, सिर्फ नेगेटिव चार्ज क्लाउड में आ जाता है, यहाँ पे क्लाउड के नीचे, ठीक है, और अर्थ के ऊपर ये किसको देखेगा, पॉजिटिव चार्ज को देखेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज अर्थ के ऊपर डेवलप हो जाता है। अब हर जगह डेवलप हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज हर जगह डेवलप हो गया, हर जगह फोर्स एक जैसा ही है, हर जगह फोर्स एक जैसा है, तो यहाँ पे भी तो गिर सकती है, यहाँ पे भी गिर सकती है, यहाँ पे भी गिर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मान लीजिए यहाँ पे कोई पोल गड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई पोल गड़ा हुआ है, वर्टिकल पोल, या कोई बिल्डिंग है जो बहुत ऊंची है, ठीक है, बिल्डिंग है जिसकी हाइट ज़्यादा है, तो ये क्या देखेगा, नेगेटिव चार्ज जो है ये देखेगा कि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा कहाँ पे इकट्ठा हुआ, तो इस पोल के ऊपर ऐसे चला जाता है ये पॉजिटिव चार्ज, और पोल के ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, या इस बिल्डिंग के ऊपर जिसकी हाइट ज़्यादा है, या कोई पेड़ जो बहुत लंबा है, हाइट वाली चीज़ के ऊपर पहले गिरेगी, ऐसा नहीं है कि ग्राउंड पे गिरे। जिसकी ज़्यादा हाइट होगी, कोई पेड़ है या कोई पोल हो सकता है या कोई बिल्डिंग हो सकती है, हाइट के हिसाब से फोर्स बढ़ जाता है भाई। अभी आपको फॉर्मूले की हेल्प से बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। इस रीजियन में, इस क्षेत्र में, इस इलाके में क्या पैदा हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। ये डायरेक्शन है, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया। अब मतलब फील्ड का मतलब क्या है, बिना टचिंग के, बिना कांटेक्ट के जहाँ पे फोर्स लगे वो फील्ड बोला जाता है। जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ से छोड़ूँ तो अर्थ की तरफ गिरेगी, क्योंकि अर्थ का क्या है, यहाँ पे फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। तो वैसे ही चार्ज का क्या बन गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसके अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग और वीक होता है, देखिए dV इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये एक फॉर्मूला रहेगा 12th क्लास का, जो आपने बस थोड़ा सा समझना है। ये क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, dV मीन्स पोटेंशियल, स्मॉल पोटेंशियल, और ये क्या है, स्मॉल डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस के लिए R यूज़ करेंगे, स्मॉल डिस्टेंस के लिए dr यूज़ करेंगे। dV पोटेंशियल के लिए V यूज़ करेंगे, और बहुत छोटे पोटेंशियल के लिए क्या यूज़ करेंगे, dV। बस ज़्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dV बाई dr इज इक्वल टू E, इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, देखिए अगर डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। और अगर डी आर, डिस्टेंस को आप कम करते जाओ, ये जो डिस्टेंस है, दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, इनके बीच का गैप डिस्टेंस क्या कहलाएगा, डी आर, और इनके ऊपर जितना पोटेंशियल आया हुआ है वो क्या कहलाएगा, डी वी, ठीक है। पोटेंशियल भी समझेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आप समझिए इस चीज़ को। तो जितना डी आर कम होगा, जितना डिस्टेंस कम हो जाएगा, कम डिस्टेंस के कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जितनी ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट होगी, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग की हाइट होगी उतना क्लाउड का और उसका डिस्टेंस कम होता चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी क्या बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ जाएगी, क्योंकि फोर्स का एक फॉर्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना चार्ज इसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है, जितना चार्ज इसके ऊपर आया हुआ है और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है उतना ज़्यादा क्या बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, अट्रैक्ट कर जाएंगे ऐसे। तो ऐसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन भागे आएंगे और इसके ऊपर गिर जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स चल के आते हैं ऐसे, तो हम क्या बोलते हैं, बिजली गिर गई, बिजली गिरना, लाइटनिंग गिरना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बोल सकते हैं आप इसको। क्या बोलोगे, डिस्चार्ज। कौन सा डिस्चार्ज, क्लाउड टू ग्राउंड डिस्चार्ज। वैसे आपको समझ में आया होगा व्हाट इज लाइटनिंग, आकाशीय बिजली क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वहाँ पे चार्ज चल नहीं सकता। कभी आप ये सोचो क्लाउड के अगले हिस्से में से चल के ऐसे आ जाए, नहीं, स्टैटिक रहता है, खड़ा रहता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज होता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना हैवी क्या होगा, डिस्चार्ज। जितनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज उतना ज़्यादा क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इसलिए हमारे को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा चमक दिखाई देती है, और इसकी चपेट में, आकाशीय बिजली की चपेट में अगर कोई आदमी आ जाता है तो आपको पता है उसकी डेथ भी हो सकती है, हो ही जाती है ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज आता है क्लाउड्स पे। दो चीज़ों का ऐसे रब करते हैं तो बहुत कम चार्ज आता है, वो इतना ज़्यादा झटका भी नहीं देता हमारे को, ठीक है ना। या आपने जो गेम खेला होगा, देखा होगा आपने कि आप एक बच्चे को चेयर पे बैठा के पीछे से तौलिया मारते हो, तो आप चेयर को क्या कर देते हो, रबिंग से चार्ज कर देते हो, वो चार्ज उस बच्चे के ऊपर आ जाता है। और आप ग्राउंड में नीचे खड़ा होकर उस बच्चे के ऐसे टच करते हो तो आपको भी झटका लगता है और उस बच्चे को भी। तो वो जब स्टैटिक चार्ज चलता है, डिस्चार्ज होता है, ग्राउंड में चला गया, डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज जब होगा तो हमारे को थोड़ा सा क्या लगेगा, झटका लगेगा। इलेक्ट्रॉन जब चलने लग जाता है तो क्या कहलाता है, वो करंट कहलाता है भाई, ठीक है ना। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर आदमी के सिर से ऐसे चले गए, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्चार्ज हुआ तो आदमी की बॉडी जल जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में चार्ज है, बहुत ज़्यादा। थोड़ा हल्का शॉक नहीं लगने वाला उसको, बहुत ज़्यादा शॉक लगेगा। और पूरी बॉडी में जो है कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के कारण अगर चार्ज जाएगा, रेजिस्टेंस के कारण हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, चार्ज जाना चाहता है नीचे और हमारी बॉडी जो है उसको रेजिस्ट करती है, मतलब अपोज करती है, चार्ज नीचे न जाए। तो अपोजिशन के अगेंस्ट नीचे जाता है तो हमारी बॉडी जो है जल जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब करंट लगता है तो ऐसी हालत हो जाती है आदमी की, जल जाता है कहीं से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमने क्या पढ़ा अभी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लाउड्स में जो होती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है भाई, ठीक है ना। और क्लाउड्स में आप कहोगे, क्लाउड्स में ह्यूज अमाउंट में चार्ज आता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट माना जाता है कि जो लाइटनिंग जो क्लाउड्स में होती है वो उसका जो टेम्परेचर है वो कितने तक पहुंच जाता है, 5000 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस तक, इतना ह्यूज टेम्परेचर है ना। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट डिस्चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लाउड्स में क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। कैसे डिस्चार्ज होता है, कितने टाइप का डिस्चार्ज होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ लिया। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जहाँ पे चार्ज क्या रहता है,
एट रेस्ट रहता है। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जहाँ पे चार्ज चलने लग जाए, चार्ज अगर चलने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, करंट कहलाता है भाई, ठीक है। सो उसके लिए हम एक सेपरेट चैप्टर जो है वो पढ़ लेते हैं। चार्ज जहाँ पे स्टैटिक रहेगा एट रेस्ट उसको बोला जाएगा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ पे चार्ज चलेगा तो चार्ज के चलने के कारण क्या बनती है, करंट बनती है। चार्ज के चलने के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जो भी इफेक्ट्स हैं रिलेटेड टू द मोमेंट ऑफ द चार्ज वी विल स्टडी इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो एक बार जल्दी से प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लेते हैं हम। एक चार्ज जो है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी ये चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज है। चार्ज इज टू टाइप्स, दो टाइप का चार्ज होता है, पढ़ लिया हमने। चार्ज हैज टू टाइप्स, बेसिक प्रॉपर्टीज हैं भाई ये, दो टाइप हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या चीज़ है भाई, पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चाहे आप क्या सोच सकते हो, नेगेटिव लाइक मतलब एक जैसे चार्जेस, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भाई, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए SI यूनिट क्या रहेगी, कूलम, ठीक है। कूलम का आपने C स्मॉल लिखना है और एज ए सिंबल कैपिटल C लिखना है आपने। अगर आप सिंबल लिखते हो तो कैपिटल C लिखना है, और पूरा नाम लिखते हो तो फिजिक्स में या साइंस में उल्टा है भाई, ठीक है ना। जो यूनिट हमने बना रखी है किसी साइंटिस्ट के नेम पे, कूलम वाज ए साइंटिस्ट। कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने चार्जेस के ऊपर काफ़ी लंबे समय तक काम किया, ठीक है ना। तो उसके ऑनर में हमने चार्ज की यूनिट क्या बना दी, SI यूनिट कूलम, ठीक है ना। सो अगर आप उसका पूरा नाम लिख रहे हैं तो स्मॉल c, और एज ए सिंबल लिख रहे हैं, मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने कहा कि 5 कूलम चार्ज है तो 5c, यहाँ पे c क्या लिखना है, कैपिटल लिखना है भाई, ठीक है। और पूरा नाम अगर लिख रहे हो 5 कूलम चार्ज तो कूलम का c छोटा लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो भाई प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना, तो मैंने पहले भी बताया आपको, अब फिर से बता देता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है क्या, बहुत छोटी क्वांटिटी है भाई, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही। तो 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है क्या, हाँ 1 कूलम चार्ज
बहुत बड़ी क्वांटिटी है चार्ज की। 1 कूलम चार्ज बहुत ज़्यादा बड़ा है, देखेंगे कितना बड़ा है। 1 कूलम चार्ज जो है बहुत बड़ा है। जब आपको दिखाई दे रहा है कि -19 पावर है तो कितनी छोटी वैल्यू है, ठीक है ना। 5 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इतना ही सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पता कैसे चला, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। ये रॉबर्ट मिलिकन एक्सपेरिमेंट है एक, जिसको ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किसने किया था, रॉबर्ट मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट ने। हायर क्लासेज में आप इस एक्सपेरिमेंट को समझोगे और आप वहाँ इसको डिराइव करोगे कि वहाँ से कैसे निकला है। वहाँ से एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वहाँ से पता चला है, एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वहाँ से, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है भाई, 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल कह सकते हो आप, ठीक है ना। हाँ, न्यूट्रल बोल सकते हो आप। सो दीज आर द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैंने आपको बताया कि 1 कूलम चार्ज जो है वो चार्ज की बहुत बड़ी क्वांटिटी, बिगेस्ट या बिगर क्वांटिटी है, आप ये कह सकते हो। तो 1 कूलम चार्ज जो है उसको बनाने के लिए कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन चाहिए हमारे को। अगर हम 2 बॉडीज़ को रब कर रहे हैं तो कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज जो है उसका निर्माण कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है कहीं पे, यहाँ पे मान लीजिए 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव नेचर का है ये, ठीक है। चार्ज के लिए सिंबल क्या यूज़ कर सकते हैं हम, क्यू यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में चार्ज है तो कैपिटल क्यू यूज़ कर लेना, और स्मॉल अमाउंट में चार्ज होता है तो स्मॉल क्यू यूज़ कर लेना, ठीक है। 12th में तो श्योर चार्ज के लिए बोला जाता है, ये श्योर चार्ज के लिए क्यू। और टेस्ट कर रहे हैं जिसके ऊपर, तो उसको किस से डिनोट करेंगे, स्मॉल क्यू से, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में 1 कूलम के बारे में एक बात, कि 1 कूलम चार्ज के बारे में एक खासियत है कि 1 कूलम चार्ज जो है किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अगर 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है दूसरा चार्ज सेम नेचर का, मान लीजिए पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव, तो 1 कूलम चार्ज 1 मीटर डिस्टेंस पे रखे हुए सेम नेचर के चार्ज के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन फोर्स। बहुत ज़्यादा फोर्स है भाई ये, बहुत ज़्यादा फोर्स। 10⁹ और उसका भी कितने गुना, 9 गुना, इतने न्यूटन फोर्स अप्लाई कर सकता है इसके ऊपर। मतलब इतने फोर्स इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चीज़ है समझ में। सो एक बार ये देख लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज होता कितना है, ठीक है ना। देखिए कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज का निर्माण करते हैं, ये बोल सकते हो आप। कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, घटक हैं 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए, ठीक है। तो देखिए इफ चार्ज इज, अगर चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
नेगेटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 1। भाई आपको पता है अगर इतना चार्ज है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन कितने होंगे 1। इफ चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1। इफ चार्ज इज 1 कूलम, अगर चार्ज कितना है 1 कूलम, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखो अगर 1 करते हैं यहाँ पे तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी डिवाइड में। देखिए फिर से, अगर चार्ज इतना कूलम तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1,
अगर चार्ज 1 कूलम चार्ज देख रहे हैं तो ये नीचे आ जाएगा ना, 1 के नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये नीचे आ गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 कूलम चार्ज जो है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पता लग जाएगा हमारे को। तो सोल्व करते हैं इसको। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 है, आपको पता है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस की पावर हो जाएगी ना भाई, -19 और ऊपर जाके किसकी, प्लस की। तो 1.6 है, इसका पॉइंट हटाइए, नीचे आएगा 10 पलट के ऊपर जाएगा 10। एक पावर यहाँ से उठा ले यहाँ, तो यहाँ पावर कितनी रह गई 18। 1.6 का पॉइंट हटा के वो ऊपर चला गया था 10, ठीक है। और एक पावर यहाँ से उठा ली थी तो एक पावर कम कर दीजिए, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, 100 बन गया। अब इसको सोल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए 6.25, कितना 6.25, क्या आया 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स। क्या आंसर मिला आपको कि क्या आंसर मिला 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स 10 की पावर 18 अरब खरब, देखो आप कैलकुलेट करके। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स और उनका भी कितने गुना, अप्रोक्सीमेट 6 गुना 6.25 0.25 को अगर बोल जाए 1 सेकंड के लिए तो उसका कितने गुना, 6.25 गुना बोला जाएगा। पूरा तो 6.25 का मतलब क्या है 6.25 गुना, और 6.50 होता तो 6.5 गुना बोल सकते थे। तो 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का भी कितने गुना, अप्रोक्सीमेट 6 टाइम्स। इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन मिलके 1 कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे। तो लास्ट में लाइन क्या लिखे हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर द constituents of 1 कूलम चार्ज। क्या चीज़ आई समझ में, इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम चार्ज को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। 1 कूलम चार्ज को डेवलप करने के लिए, 1 कूलम चार्ज को किसी बॉडी के ऊपर डेवलप करने के लिए कितने घटक, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन होने चाहिए, 10⁻18 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है। सो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।